हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा मैथमेटिक्स। इस पेपर को मैं आपको संपूर्ण सोल्व करवाने वाला हूं, जिसमें एक एक प्रश्न को कवर करवाने वाला हूं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से प्रायोरिटी हम मैथ्स को देते हैं। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से मैं आपको मैथ्स का संपूर्ण पेपर कवर करवाने वाला हूं, जो कि ऑब्जेक्टिवली प्रश्न और इसके जो सारे के सारे सवाल है वो भी सॉल्व करवाने वाला हूं विथ एक्सप्लेन के साथ में। अब हम देखने वाले हैं कि इस वीडियो में सबसे पहले आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। उस बहुवैकल्पिक प्रश्न में से पहला विकल्प हम आपको बताते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। प्लीज़ डू लाइक दिस, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अब हम देखते हैं पहले वाले को, संख्या 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के एक एल्गोरिथम विधि से भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। तो 5 का और 10 का यदि हम फैक्टर निकालते हैं तो 5 हमारा 5 एकम 5 हो जाता है, और 5 सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं 5 बार, और 5 से यहाँ पर किस किस में कटता है, एक तो 5 से और 5 दोनों मिलता है। तो इसका जो आपका HCF रहेगा वो सी वाला ऑप्शन 5 रहेगा। यदि किसी बहुपद एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यंकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो शून्यंकों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्यंकों का गुणनफल होता है आपका सी बटा ए। पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। मतलब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा ए, और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बटा ए। अब आगे बढ़ते हैं। रेखीय बहुपद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होंगे। तो अनंततः अनेक हल होने के मतलब तीनों कंडीशनें बराबर होती है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये अनंततः अनेक हल होती है। और अनंततः अनेक हल होने का मतलब ये भी होता है कि वो रेखाएं आपकी संपाती होती है और संगत होती है। अब यहाँ पर उसने कहा गया है अगले वाले ऑप्शंस में कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सर्वांतर बताना है आपको। तो सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर मतलब इस श्रेणी का अंतर। तो यहाँ पर दूसरे में से पहले पद, फिर तीसरे में से दूसरा, ऐसा पद घटा के देखते हैं। तो दूसरे में से पहले पद माइनस के एक में से एक को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये क्या आ जाता है आपका माइनस का 2। तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही रहेगा, इसका माइनस का 2। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख का कोण कितना बनता है? अब पहली भुजा मतलब कर्ण, और कर्ण के सामने का जो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब बिंदु दिया है आपका 1 माइनस 2, बी दिया है -3 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निकालने हैं आपको। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आपका ये होता है x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर आपका x1 क्या बनता है? x1 तो बनता है आपका 1, और x2 क्या बनता है आपका -3। तो -1 -3 मतलब -2/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा, और वो भी -1। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, एक मान -1 आया मतलब पहला वाला मान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। यदि उसको y वाले को भी निकालना है तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब y1 प्लस y2 मतलब y1 का मान तो आपका हो जाएगा -2, और y2 का मान हो जाएगा 4 बटा 2। 4 में से 2 गया तो बचा कितना? 2 बचा, प्लस का 2 बटा 2 मतलब 1। तो पहले वाले ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब आप देखते हैं दूसरे वाले रिक्त स्थान। तो दूसरे वाले रिक्त स्थान में कहा गया है भाज्य बराबर खाली स्थान दिया है भागफल प्लस शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन भी बोल सकते हैं। तो इसका आ जाएगा यहाँ भाजक, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। एक घात 3 के किसी बहुपद में अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं? तो 3 घात के बहुपद में 3 शून्यंक होंगे। किसी द्विघात समीकरण के मूल या वास्तविक और समान हो तो विविधकर का मान क्या होगा? यदि मूल समान हो, मूल समान मतलब मूल बराबर, बराबर मतलब d बराबर 0, किसके बराबर में? विविधकर का मान 0 आ जाएगा, क्योंकि d का मान यदि 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा वाला, यदि हमारी समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये मतलब देखो यहाँ पर a1 फिर a2 a3
A4 यहाँ पर पद दिया है आपका, A4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसका फार्मूला सीधा क्रम से देखते हैं। इसका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का मान a है तो a रख देंगे, फिर n का मान आपको क्या दिया है 10, तो 10 में से 1 को घटा देंगे तो बचता कितना है 9d। तो ये इसका आंसर आएगा a प्लस 9d। कभी भी श्रेणी का पद ज्ञात करने के लिए उसमें से एक कम करते हैं, क्योंकि n पदों की संख्या में से एक घटाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका a प्लस 9d, ये रिक्त स्थान का। अब आगे बढ़ते हैं। वे सभी आकृतियां जिनके आकार तो समान होते हैं परंतु उनकी अमाप समान हो आवश्यक नहीं है आकृति कहलाती है। तो वो समरूप आकृति कहलाती है। कौन सी? जिसका रूप समान होता है। जैसे दो ताजमहल, या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो उनके आकार समान होंगे लेकिन उनकी आकृतियां समान नहीं होगी, तो ये समरूप होता है। यदि उनकी आकृतियां समान होती या उनकी माप समान होती तो वह सर्वांग सम हो जाता है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा समरूप। बिंदु 0 और 4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। जैसे हम ये आपका चतुर्थांश बनाते हैं और यहाँ x, ये x डैश, ये y और y डैश, 0 यहाँ होता है और प्लस का 4 जो है y में है तो ऊपर की तरफ होता है। तो इसने बोला है कि कौन से अक्ष पर स्थित है, तो ये y अक्ष पर स्थित है। अगला देखते हैं। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो छेदक रेखा होती है, इस प्रकार से हम छेदक रेखा बनाते हैं। यहाँ से जैसे मान लो ये वृत्त बनाया हमने, छेदक रेखा के लिए देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये वृत्त बनाया और यहाँ से एक रेखा छेद करके चली गई, तो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया इसने? 2 बिंदु पर। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ी में हम सरुसमीका जानते हैं कि सेक के साथ टेन आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसका ई वाला ऑप्शन सही रहेगा। कोट, तो देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और कोट का उल्टा जो होता है 1/10 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसके साथ कोस आता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। और कोट 30 डिग्री का मान, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3, जो कि आप त्रिकोणमिति सारणी के माध्यम से इसको देख सकते हैं। और वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में, या वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के लिए, और उसके चैप्टर का प्रश्न बैंक भी मैंने तैयार कर दिया है। अब आगे देखते हैं 5वां वाला, कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर 8 शुगर 2 कॉपी का भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा, तो 90 को वो भी कोस, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। अब कोस 48 कोसेक 42 प्लस साइन 48 प्लस सेक 42 का कितना होता है? तो इसका हो जाता है आपका 2। मान सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जोड़ी आपकी संपूर्ण कवर कर ली। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपके 7 अंक के आने वाले हैं, उसमें से 7 अंक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं। इसमें कहा गया है एक शब्द में उत्तर, पहला वाला, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्यंक की संख्या कितनी होगी? तो ग्राफ x अक्ष की बात करी है, और जो ये लाइन आपको आड़ी दिख रही है वो कितने, इस x अक्ष पर कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है, तो इसके शून्यंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो पहले वाले का ऑप्शन आपका एक शब्द में उत्तर का 2 रहेगा। 2 चरों के रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। अब ये समझना है सबसे पहले कि 2 चर होता क्या है, यानी कि 2 चर x और y यदि 2 साथ मिलकर बन जाए तो वो 2 चर बन जाते हैं। अब मानक रूप, ये संख्या के नहीं बोली उसने, तो मानक रूप इसका ax प्लस by प्लस c के रूप में इसको लिख सकते हैं। y क्योंकि यहाँ पर x से एक चर हो जाएगा और y दूसरा चर हो जाएगा, और a और b की जगह पे कुछ भी 2, 4, 6, 8, 10 आ सकता है, इसलिए मानक रूप कहा गया है इसको। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधकर का सूत्र क्या है? तो विविधकर को हम d से डिनोट करते हैं, और विविधकर का सूत्र होता है आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका विविधकर का सूत्र होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है और आर यहाँ इसकी त्रिज्या कहलाती है। अब शंकु का आयतन देखो, यहाँ बेलन का आयतन होता है, उसके शंकु का आयतन बना सकते हैं। तो बेलन का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका किसका आयतन हो गया? शंकु का आयतन हो गया। अब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आंकड़े दिए हैं, तो सीधा सीधा सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने हैं आपके? नंबर 1 समीशन आप, तो 3 + 3 + 4 + 5
प्लस 5 इनको जोड़ देते हैं और इन आंकड़ों को 5 है ये, तो इन आंकड़ों की कितनी संख्या है 1 2 3 4 और ये 5 है, तो 5 का भाग लगा देते हैं। 5 में 5 को जोड़ा 10 हो गया, 10 में 4 को जोड़ा 14 हो गया, 14 में 3 को जोड़ा 17 और 17 में 3 को जोड़ा 20 हो गया, तो ये हो गया 20/5। तो 5 चुकू 20 कितना आया 4, तो इसका एक शब्द में उत्तर का जो रहेगा आपका माध्य इसका निकालना, तो ये 4 हो जाएगा। किसी निश्चित की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो निश्चित संभावना जो होती है जैसे फिक्स होती है, जैसे मान लो हमने कहा आज वर्षा होगी, तो जरूरी नहीं है कि वर्षा हो, लेकिन हमने करने के बाद बताया तो निश्चित संभावनाओं की प्रायिकता हमेशा सदैव 1 होती है। और प्रायिकता का मान जब हम सोल्व करते हैं तो वो 0 और 1 के बीच का मान होता है, तो निश्चित संभावना ये होती है। अब हम देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर सत्य असत्य की बात करते हैं। a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है या बराबर है r से और r बड़ा छोटा है b से। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, तो ये सत्य होती है, तो इसके लिए पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। वृत्त की परिधि होती है पाई r वर्ग, जबकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा असत्य। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी असत्य रहेगा, गोला 4 के रूप में होता है। और माध्य बहुलक एवं माध्य के बीच में संबंध 2 गुणित माध्य बराबर बहुलक प्लस 3 गुणित माध्य, तो ये आपका सही रहेगा। अब आगे देखते हैं किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि वृत्त पर कितनी है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 और 0 छोटा है या बराबर है p से और p छोटा है या बराबर 1 के, ये प्रायिकता आपकी हो सकती है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि 1 के बराबर कभी भी प्रायिकता नहीं आती है, 1 से छोटी ही प्रायिकता आती है। तो ये हमने करने के बाद अब देखते हैं आपके छठे वाले प्रश्न जो 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, इनको मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो को संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको आसानी रहे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते रहें। इसके प्रश्न बैंक भी हमने यूट्यूब पर हमारे चैनल पर डाल दिए हैं, सारे के सारे संपूर्ण अध्याय के वो प्रश्न बैंक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल सेट पेपर भी डाल दिए हैं, पुराने ईयर के जो प्रश्न पत्र थे वो भी इम्पोर्टेंट डाल दिए हैं, तो आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से वो वीडियो देख सकते हैं। छठे वाले प्रश्न में HCF ज्ञात करना है, तो HCF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल बटा इसको कर सकते हैं, प्राथमिक संख्या और द्वितीयक। द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर आपके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है, एक सूत्र लगाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। आठवां वाला दिया है AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर इसका दिया है। 4 पद मतलब AP के 4 पद A प्लस D A प्लस 2D या अगले 4 पद इसके ज्ञात करने हैं, ये भी कर सकते हैं। या आकृति के माध्यम से आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं 9वें प्रश्न में। फिर 10वें प्रश्न में इन दोनों के संबंध ज्ञात करना है, तो x और y के बीच में एक बिंदु P मान लेंगे, PA बराबर PB से हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं। इन क्वेश्चन को मैं वीडियो के साथ के अंत तक पूरे के पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देता रहूँगा, और इसी प्रकार के रोचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पर आप जो बेल आइकन का बटन है, जो घंटी का बटन है, उसे दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। 12वें वाले क्वेश्चन में त्रिकोणमिति दी है, तो त्रिकोणमिति का भी प्रश्न मैंने सॉल्व आपके लिए करा है, और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नीचे की तरफ, तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चन देखें। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप संपूर्ण अंक प्राप्त करें और एग्ज़ाम की पूर्ण तैयारी करें। और आप इस प्रकार से जैसे ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से पेपर हो रहे हैं, अन्यथा ना लें, और आपकी वार्षिक परीक्षा के एग्ज़ाम होने की संभावना प्रबल है। आप सारे के सारे अपने प्रश्न पत्र या फिर आपके सारे विषय को कवर करके रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में परेशानी या दिक्कत ना आए। इसको करने के बाद आप इसको घर पे सॉल्यूशन करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, ये सबसे पहले हम जैसे हमने आपको चौथे वाले प्रश्न के आंसर एक शब्द या एक वाक्य में दिए हैं, ये 5वें वाले प्रश्न के छठे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वाले प्रश्न के ऑब्जेक्टिवली और इनके मैंने स्कैन नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि उसके मैंने आपको जोड़ी के माध्यम से वहाँ पर बता दिए गए हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है वो आपके लिए, वो आप आसानी से ऊपर की तरफ देख सकते हैं।
अब यहाँ पर सत्य सत्य भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं 5वें नंबर पर। अब रही बात सवालों की, यहाँ पर मेन हमारा मुद्दा था सवाल हल करने का। तो हमारे पास सबसे पहले दी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम में लिखने का तरीका। छठे वाले प्रश्न में आपको सवाल दिया है जिसका एलसीएम और एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ जिसका एलसीएम ज्ञात करना। तो हम जानते हैं फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 357 है। तो यहाँ पर एलसीएम गुणित एचसीएफ 9, 9 को इसके बटन ले जाएंगे, 9 से इसको 34 बार काट देंगे। अच्छा, ये मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी इसको हल करके भी बता देता, लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए मैं आपको सीधा का सीधा हल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो अतः करके हमें क्या लिखना है एग्जाम में, अतः यहाँ 306 और 657 का जो एलसीएम रहेगा वो 22,338 रहेगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम सातवें वाले प्रश्न की बात करते हैं। सातवें वाले प्रश्न में मुझे दिया था सबसे पहले सातवें वाले प्रश्न का उत्तर, तो मुझे क्या दिया था कि योगफल, तो योगफल लिख दिया, गुणनफल। और हम जानते हैं एक सूत्र, तो सूत्र के माध्यम से, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 रखा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आपका दोनों का योगफल और गुणनफल से एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आठवें वाले प्रश्न का अथवा किया है, तो इसमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसको देखने का तरीका ये होता है, अगले 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे, ये कितने पद है, ये 1 2 3 4, चौथा, तो अब अगला आने वाला 5वां है, तो T5 या A5 भी लिख सकते हैं। और मैंने पहले समझाया था कि श्रेणी में एक कम, तो जब 5वां पद ज्ञात करने की बोल दी तो 4D, तो डी की जगह पर डी का मान रख दिया। बाकी डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तो यहाँ पर डी का मान रखने के बाद ये आपके कितने पद आ गए, अगले 4 पद, अगले 4 पद, वही 4 पद नहीं। और ये भी कभी बोल देगा कि श्रेणी यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में हम देखते हैं ये आधारभूत समानुपातिक। तो पहले सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो प्रश्न नंबर डालते हैं, प्रश्न नंबर का उत्तर डालते हैं और उसमें फिर दिया है करके लिखते हैं, और जो जो हम जानते हैं वो लिखते हैं। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का मतलब होता है, यदि एक त्रिभुज की एक सरल रेखा के समांतर एक अन्य सरल रेखा खींची जाए तो वह उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर इसको लिख दिया और दोनों के मान रख दिए, आपस में क्रॉस गुणा किया। क्रॉस गुणा करने के बाद इसको काटा पीटा, तो ये दशमलव हटाया, काट दिया, तो कितनी बार कट गया, ये 24 बार। और इसमें जब हमने 10 से भाग लगाया 2.4, तो हमें ए का मान जो है, एडी का मान आपका 2.4 आ गया। अब समदूरस्थ वाली शर्त है इसमें 10वें वाले प्रश्न में। तो समदूरस्थ मतलब बिंदु आपके दिए हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नानुसार। ये पी ए बराबर पी बी, और दूरी का सूत्र हम जानते हैं, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1। उसमें सूत्र में मान रखे, ये दूरी के सूत्र के माध्यम से हमने इनका होल वर्ग खोला, होल वर्ग a माइनस बी का होल वर्ग लगा और a प्लस बी का होल वर्ग। यहाँ पर काटा, संपूर्ण समीकरण हमारा माइनस का आया था, तो संपूर्ण में माइनस का भाग लगा दिया, और माइनस का भाग लगाने पर हमें ये अतः समदूरस्थ में ये हमें बिंदुपद प्राप्त हो गया। अब 11वें वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो y अक्ष पर x0 होता है, तो x का फार्मूला हम लगाएंगे और अनुपात हमने मान लिया k अनुपात 1। अब यहाँ पर बिंदु जो दिए हैं, ये पहले वाले बिंदु का मान हो जाएगा x1, दूसरे वाले बिंदु का मान हो जाएगा y1, फिर x2 y2। अब ये मान उठा के कहाँ, इस सूत्र में रखने, इस सूत्र के माध्यम से। और x का मान हमारा 0 क्यों है, क्योंकि y अक्ष पर है, तो इधर इसका तिर्यक गुणा किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 5 को बराबर के इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 अनुपात 1 में विभाजित करता है। 12वें वाले प्रश्न की बात करते हैं। सिंपल ही प्रश्न है। अब 12वें वाले प्रश्न में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया मैंने। तो यहाँ पर हम 90 माइनस 65, यदि 90 में से 65 को घटाते हैं तो हमारा 25 बचता है, और 90 माइनस 65 सूत्र होता है इसका कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ये 65 आ गया, यहाँ पर भी 65 आ गया, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो स्क्वायर बन गया। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। अब ये हल कर लिया 12वां। अब 13वें की बात करते हैं। 13वें हमें त्रिज्या दी और थीटा का मान दिया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करा, मान रखा, काट दिया 88। कभी कभी क्या है, इसके आंसर यहीं पर छोड़ देता है, पर हमें जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं हमें ये नहीं पता होता है कि आंसर यही है इसका, तो हम आपका भाग लगा कर भी हमने आपको बता दिया कि अतः दिए गए भाग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होगा। क्षेत्रफल होता है तो जो इकाई रहती है उस पर वर्ग लग जाता है, और आयतन होता है तो जो इकाई रहती है उस पर घन लग जाता है। तो 14वां वाला प्रश्न देखते हैं। प्रायिकता में आपको घटित होने की प्रायिकता दी है और ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हम जानते हैं दो प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, तो पी प्लस पी बार बराबर 1। यहाँ पर मान रखा हमने, बराबर को उधर ले गए, माइनस का हो गया, इसमें से घटाया तो 0 पॉइंट आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर
15 वाला क्वेश्चन प्रायिकता, एक तो चित आने की प्रायिकता और पट आने की, तो सीधी सिंपल सी बात है 1/2 इसका आने वाला है, क्योंकि हमारे कुल अंक हमारे कितने हैं 2, तो कुल के बटे में 1 लिखेंगे। तो जब चित की बात करेंगे तो टी 1/, और पट की बात करेंगे तो ये भी 1/2। 16 वाला प्रश्न है, तो 16 वाला प्रश्न आपका अथवा वाला हल किया हमने। के का मान ज्ञात करना है, और कब, जब मूल बराबर हो, और मूल बराबर होने की, मूल समान होने की शर्त होती है डी बराबर 0। तो डी मतलब विविध कर, और विविध कर का सूत्र होता है b² - 4ac। जहाँ हमने इसकी तुलना कर दी, ए और बी इनके मान निकाल दिए, बराबर के उधर ले गए, इसको काट दिया, तो हमारा कितना आ गया 24, और 4 छंगी है 24, तो के का मान आपका 6 आ गया। अब 17 वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो 17 का अथवा हल किया हमने। एक श्रेणी दी गई, कौन सा पद ज्ञात करना है। तो यदि अंतिम पद इस प्रकार से दे तो इसको an मान लेते हैं, यहाँ पर मान रखा हमने an बराबर a + n-1 इंटू डी। यहाँ 7 रखा, n-1 6, तो 6 में अंदर गुणा कर दिया, 6 को बराबर के उधर ले गए, प्लस हो गया, 98 में 6 जोड़ दिया, 204 हो गया, और यहाँ पर इसको काटा तो 6 से तो कितनी बार कटा 34 बार, तो अतः इसका पदों की संख्या 34 होगी। अब हम 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 18वां प्रश्न आपको सॉल्यूशन में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18वें का। ये आकृति वगैरह नहीं लिखनी, आकृति यहाँ पर बनी हुई है, ये आकृति आपको बनानी है, और आपके पेपर में भी ये आकृति दी हुई है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक रेखा दूसरे के समांतर है, तो इसने लिख दिया कि दिया है। फिर हम जानते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कि ऊपर का अनुपात नीचे का अनुपात बराबर होता है। अब इनको दोनों को हम पलट सकते हैं आसानी से, तो डी को ऊपर ले गए, अब दोनों पक्षों में 1 को जोड़ दिया, 1 को जोड़ने के बाद दोनों का एलसीएम ले लिया, और संपूर्ण भुजा जो ए बी है इसके बराबर होती है, तो ये हम सिद्ध कर दिया। अब 19वां प्रश्न, दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं, पहले वृत्त की 5 सेंटीमीटर, दूसरे की, और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है तो हमें उसकी जीवा ज्ञात करनी है। तो इस सिंपल सा सवाल है। सकेंद्री वृत्त मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त आएगा, क्योंकि समान केंद्र के वृत्त है, और कभी भी अलग अलग वृत्त बना दोगे तो उसका केंद्र समान नहीं होगा, इसलिए सकेंद्री वृत्त के, जो कि आपकी कॉपी में मैंने चित्र बना दिया गया है। अब देखते हैं, जो मान दिए वो मान लिखे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये काटा पीटा, इसके बाद 25 में 9 घटाया 16 4। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि ये आधार इतना इतना 4 आया है। अब इसको दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि जो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो ये 4 आया, तो इसका दुगना करूंगा तो मैं 8 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको करके बता दिया। अब 20वां वाला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस पेपर के अंतिम छोर पर हम आ गए हैं, और संपूर्ण सॉल्यूशन का मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने और यूट्यूब पर पहले भी डाल दिए हैं, वो आप प्रश्न आसानी से देख सकते हैं, और उनके बेसिक चीज़ें भी देख सकते हो। और जो भी वीडियो आपको लगे, उसकी जिसकी ज़रूरत हो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं उन वीडियो को आपको प्रोवाइड करता रहूँ। 20 वाले क्वेश्चन में सिंपल सा सवाल है। उसने कहा एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन, तो पहले मैंने इसकी तुलना कर दी, तुलना के माध्यम से A1 और अद्वितीय हल होने की शर्त लगा दी, आपस में 4 में 2 का गुणा किया, 8 हो गया, P बराबर 8/4, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो P का मान आपका आ गया। अब 21वां प्रश्न देखते हैं। देखना, मैंने इसको संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दे दिया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न में 7.6 का एक रेखाखंड खींचा है। अब रेखाखंड खींचने के बाद उसने कहा है इसको 5:8 में विभाजित करना है। तो चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। 5:8, तो उन अनुपातों को आपको जोड़ना है, वो टोटल अनुपात आपके 13 आएंगे, 8 5 13, और 13 खंड बनेंगे। प्रकार के सहायता से आप उनको बराबर 13 खंड में बांट दो। जैसे ए से किरण खींची, तो उसके माध्यम से आप उन किरणों को बराबर भागों में बांट दें, और यहाँ पर एक चाप काटें। कहाँ पर, जैसे ये आपका बिंदु जो किरण एक्स पर है, यहाँ पर एक चाप काट दें, उसी ने आपका एक यहाँ पर 5 पे रखने के बाद चाप काटे, और यहाँ पर रखने के बाद इसको काट दें, और समांतर एक रेखा खींच दें। फिर इसका औचित्य भी दिया है मैंने, और इसकी 4 रचनाएं लिख दी, क्योंकि 4 अंक का सवाल है, तो इसके माध्यम से आप इसको सोल्व करें और आपकी कॉपी में नोट करें। अब इसका प्रश्न देखते हैं 22वें प्रश्न में कहा गया है कि एक घन है जिसका आयतन 64 है, और एक और घन जोड़ दें तो उसको घनाभ बना दें। तो सबसे पहले मुझे घन की भुजा चाहिए और आयतन दिया है, तो घन की भुजा निकालने के लिए मैंने घन का आयतन निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको चित्र बना के बताया। तो घन का आयतन 64 दिया है, उसकी कोर निकालने के लिए a का क्यूब, और 64 का क्यूब कितना होता है 4, जो है 64 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई अलग हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगी। क्यों? क्योंकि घन उसी ऊंचाई का रहेगा और अगला घन उसमें जोड़ दिया गया है। तो 4 भुजा वाला एक और जोड़ दिया, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 8, है ना। अब यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है LB/BH + HL। अब इसका गुणा आपस में करेंगे, तो ये गुणा कर दिया हमने इसका, और इसका सूत्र का जो उत्तर आया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर। अंतिम और लास्ट प्रश्न इसका है। तो आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये अंतिम प्रश्न आप देखें, इसमें एक आपकी पेपर आपके सामने रखा होगा। जब वीडियो देखते हैं तब उसके साथ में पेपर भी आपको साथ में रखना है, और पेपर को में से जो प्रश्न पत्र हैं उनको मिलाकर आपको लिखना है। तो
इसमें जो सबसे बड़ी वाली आवृत्ति होती है उसको F1 बोलते हैं, और बड़ी वाली आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति को F0 बोलते हैं, उसके आगे वाली आवृत्ति को F2 बोलते हैं, और इन वर्ग के अंतर को H बोलते हैं, और जो आवृत्ति बड़ी रहती है उसकी जो निम्न सीमा होती है उसको L1 बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बहुलक का सूत्र लगा दिया है, और बहुलक के सूत्र में केवल अब जोड़ घटाव है, तो हमने इसको 23 में से 21 को घटाया, 2 बचा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जोड़ा, अब यहाँ पर गुणा किया 20 में ये 2 का, तो हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद भाग लगाया, भाग के बाद इसको जोड़ दिया, तो हम लिख देंगे अतः बहुपद 36.81 वर्ष। अब हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण प्री बोर्ड का पेपर आपको प्रोवाइड किया। इस वीडियो के अंत में आपको फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के रोचक तथ्य या रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में मैं जल्दी मिलने वाला हूँ। टाटा, बाय बाय।